Good morning my dear students and welcome back to online classes of Royal International School. The chapter which is going on second chapter Rise of New Kingdom. इसमें हमने जो कल पढ़ा था वो वर्किंग ऑफ द न्यू किंगडम्स में रूलर्स एंड प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स पढ़ा था। तो प्रशस्तीज में हमने पढ़ा कि जो कंपोजर्स होते थे वो लर्न ब्राह्मण्स होते थे, यानी कि नॉलेजेबल ब्राह्मण्स होते थे। वो इन द प्रेज ऑफ किंग्स की प्रशंसा में इन प्रशस्तीज को इंस्क्रिप्ट करवाते थे, यानी कि जो हार्ड सरफेस होता है लाइक स्टोन है या कॉपर प्लेट है या पिलर्स हैं, रॉक है, इनके ऊपर उनकी प्रशंसा में कुछ लिखवाते थे। और जब ये कंपोजिशंस उनको पसंद आती थी और इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट वो उनको लैंड्स ग्रांट दिया करते थे। अब हम पेज नंबर 21 पर फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो लैंड रेवेन्यू था वो मेन सोर्स था इनकम का। लैंड रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स आता था वो क्या होता था, मेन सोर्स होता था राजा की इनकम का। द किंग ग्रांटेड लैंड टू द सामंत्स, और सामंत्स हमने पढ़ा था ना, सामंत्स क्या होते हैं कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनको क्या दे देते थे राजा लोग ग्रांट में, यानी कि दान में, अनुदान में या गिफ्ट के फॉर्म में ज़मीन दे दिया करते थे। द रिसीवर्स ऑफ द लैंड वर कॉल्ड द भागापतीज, और जो रिसीवर्स होते थे और जिनको वो लैंड मिलती थी उनको क्या कहते थे, भागापतीज कहते थे। कि द रिसीवर ऑफ लैंड, यानी कि जो किंग था वो तो लैंड को ग्रांट करता था, देता था, और जो लैंड रिसीवर थे यानी कि जिनको ज़मीन मिलती थी वो कौन होते थे, भागापतीज होते थे। दिस लैंड डिड नॉट मीन अ पीस ऑफ लैंड, ये जो लैंड होती थी वो कोई छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता था, ये पूरे के पूरे गांव और पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स उन सामंत्स को दे दिया करते थे। इट सम टाइम मीन्ड अ डिस्ट्रिक्ट, मतलब पीस ऑफ लैंड का मतलब होता था पूरे जिले, विच कंटेंट अ नंबर ऑफ विलेज, जिसमें बहुत सारे गांव होते थे। द सामंत्स वुड अपॉइंट पीपल टू कलेक्ट द रेवेन्यू, और सामंत क्या करते थे, जैसे सपोज करो उन्होंने लैंड ऑफ राजा की नज़र में तो वो डिस्ट्रिक्ट एक छोटी सी ज़मीन होती थी, ये पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स थे ये इनको सामंत्स को ग्रांट कर देते थे, अनुदान दे देते थे, और उस डिस्ट्रिक्ट से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो सामंत्स कुछ पर्सन्स को, कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे, नियुक्त करते थे कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है ये इस एरिया का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की। दिस गिव राइज टू मैनी मिडल मैन, और इससे क्या हुआ, जैसे सपोज करो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स किसको दे दिए, सामंत्स को दे दिए, सामंत को दे दी कि ये डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा है और तुम क्या करोगे, यहाँ से जो लैंड रेवेन्यू होगा, जो मिलेगा वो किंग तक पहुँचाना है। सामंत ने क्या किया कि उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को और अपॉइंट कर दिया। तो इस तरीके से मिडिल मैन बहुत सारे क्या हो गए, बिचौली, बहुत सारे मिडिल मैन बीच में आ गए। जैसे फार्मर से अगर लैंड रेवेन्यू लेना है तो पहले वो लोग लेंगे जिनको सामंत ने, फार्मर से अगर लैंड रेवेन्यू लेना है तो पहले लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का काम सामंत का है, लेकिन सामंत ने क्या किसी और लोगों को अपॉइंट कर दिया, तो वो लोग अपॉइंट लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं, फिर वो लैंड रेवेन्यू का हिस्सा सामंत को दे रहे हैं, फिर किंग तक पहुंच रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है, मिडिल मैन्स बहुत सारे हो चुके थे। एज अ रिजल्ट रेवेन्यू वॉज शेयर्ड बाय मैनी, और इस तरीके से जो रेवेन्यू था यानी जो टैक्स का था बहुत सारा शेयरिंग हो जाता था, यानी कि पहले मिडिल मैन ले रहा है, फिर सामंत ले रहा है, फिर राजा तक पहुँच रहा है। लैंड रेवेन्यू वेंट टू द रॉयल ट्रेजरी, लैंड रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स होता था वो रॉयल ट्रेजरी यानी कि शाही खजाने में जाया करता था। टू द सामंत्स एंड वॉज ऑल्सो यूज टू मेंटेन द आर्मी, और इस लैंड रेवेन्यू की जो इनकम आती थी लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में जो इनकम आती थी वो रॉयल ट्रेजर यानी कि शाही खजाने में जाती थी, और उसका यूज़ टू सामंत्स को तनख्वाह देने के लिए किया जाता था, और उन पैसों का यूज़ आर्मी को मेंटेन करने में यानी कि सेना के लिए किया जाता था। जैसे घोड़े खरीदने हैं, हथियार खरीदने हैं, और जो सैनिक होते थे उनको तनख्वाह देने के लिए यूज़ किया जाता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, और इस लैंड रेवेन्यू का यूज़ किले बनाने में भी किया जाता था, पैलेसेस महल बनाने में भी किया जाता था, टेम्पल्स और मंदिरों को बनाने में भी किया जाता था। वेल्थ वॉज ऑल्सो रेज्ड बाय द प्लंडरिंग और लूटिंग एंड नेबरिंग किंगडम्स। वेल्थ ऑल्सो रेज्ड बाय यानी कि जो संपत्ति है, जो राजा की संपत्ति है वो और कैसे बढ़ती थी, वेल्थ वॉज ऑल्सो रेज्ड बाय द प्लंडरिंग और लूटिंग बाय द नेबरिंग किंगडम्स, यानी कि आसपास के किंगडम्स को जब अगर वॉर वगैरह हो जाते थे आसपास के राजाओं से या उनके किंगडम से, अगर वो हार जाते थे तो उनकी वेल्थ पर भी उस किंगडम का अधिकार हो जाता था, तो इस तरह से भी किसी किंगडम की वेल्थ बढ़ती थी। ट्रिब्यूट्स फ्रॉम नेबरिंग किंगडम वॉज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, और इस तरीके से
नेबरिंग किंगडम से ट्रिब्यूट होने से भी सोर्स मिलता था। तो एक तो लैंड रेवेन्यू इनका इनकम सोर्स था, दूसरी बात लूटिंग से भी इनको ट्रेजरी बढ़ती थी आसपास के किंगडम्स को जब वो हरा देते थे। अब हम बात करते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, गांव का जो प्रशासन है या रूल किस तरह से चलता था। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, और अर्ली मिडिएवल पीरियड में जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही वेल मैनेज था, यानी कि सही तरीके से चलता था। द विलेज हेडमैन वाज द कंट्रोलर ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज हेडमैन जैसे आज कौन होता है, सरपंच होता है, और वो पूरे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से विलेज हेडमैन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल था, यानी कि विलेज का जो प्रशासनिक काम था, विलेज का जितना भी देख रेख का लैंड रेवेन्यू का काम है या विलेज में कोई डेवलपमेंट का काम है, जस्टिस वगैरह का काम है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो विलेज हेडमैन करता था। डिस्प्यूट ओवर लैंड एंड कैटल्स वर सेटल्ड बाय हिम। मैंने अभी भी आपको कहा कि जिस तरह से सरपंच है जो लोकल डिस्प्यूट्स को यानी कि लोकल जो मतभेद हो जाते हैं उसको सॉल्व करता है, इसी तरीके से ही उस टाइम पर जो विलेज हेडमैन था, ज़मीन के लेकर के जो विवाद हो रहा है यानी कि लैंड डिस्प्यूट जो हो रहा है, कैटल डिस्प्यूट यानी कि जानवरों को मवेशियों को लेकर के जो डिस्प्यूट हो रहा है, तो इन सब डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व कौन करता था, विलेज हेडमैन ही करता था। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वेल प्लान था, यानी वेल ऑर्गेनाइज था, अच्छे से था। और जो विलेज का हेड होता था, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कौन संभालता था, विलेज का जो हेड होता था, और ये विलेज हेडमैन ही लैंड और कैटल जैसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता था। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ कमेटी टू लुक आफ्टर वाटर टैंक, प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा। और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक कमेटी बनी हुई थी। कमेटी का मतलब है कुछ मेंबर की एक टीम बनी हुई थी जो विलेज की वाटर जैसी प्रॉब्लम, एजुकेशन जैसी प्रॉब्लम की सॉल्व करते और इन सारे मैटर्स को लुक आफ्टर करते थे या इनको देखते थे। अब हम बात करते हैं द ट्री पार्टीज स्ट्रगल की। ट्री पार्टीज स्ट्रगल क्या था? द ट्री पार्टीज स्ट्रगल। ट्री पार्टीज स्ट्रगल का मतलब होता है ट्री मतलब ट्री पार्टीज, ट्री मतलब थ्री, यानी कि जो थ्री ग्रुप्स थे ट्री पार्टीज। अभी ट्री पार्टीज तीन ग्रुप्स कौन कौन से थे? ये ट्री पार्टिकल स्ट्रगल किस किस में था? ये स्ट्रगल था गुज्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास और पालास। ये ट्री पार्टिकल स्ट्रगल किसके बीच में हुआ था? ट्री पार्टिकल स्ट्रगल टुक प्लेस अमंग गुज्जारा प्रतिहारा, पालास एंड राष्ट्रकूटास। इन तीनों के बीच में ये ट्री पार्टिकल स्ट्रगल हुआ था। किस चीज़ को लेकर के हुआ था? ये हुआ था एक तो किंगडम एक्सपेंशन को लेकर के, यानी कि तीनों ही जो राज्य हैं वो अपना अपना बाउंड्री को बढ़ाना चाहते थे, और जो कन्नौज एक प्लेस है उस पर ये लोग कब्जा करना चाहते थे। और कन्नौज पर क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो बहुत ही प्रॉस्परस प्लेस था विद द व्यू पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द वेल्थ, इन सब को लेकर के, और वो सेंटर की जगह भी था जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन करना और एडमिनिस्ट्रेशन पर नज़र रखना आसान बात थी। तो फॉर द सेंचुरीज द रूलर्स ऑफ गुज्जारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टी फॉट टू गेट कंट्रोल ओवर कन्नौज। मैंने अभी आपको बात की, जो ट्री पार्टिकल स्ट्रगल हुआ था गुज्जारा प्रतिहारा में, पल्लास में एंड राष्ट्रकूटास में, क्यों हुआ था? टू गेट कंट्रोल किस पर कंट्रोल पाने के लिए? ओवर कन्नौज। तो ट्री पार्टिकल स्ट्रगल हुआ था गुज्जारा प्रतिहारा, पालास, राष्ट्रकूटास के बीच में कि वो तीनों के तीनों ही कन्नौज पर कंट्रोल करना चाहते थे।
द मेन कॉज ऑफ दिस स्ट्रगल, कारण क्या था इस स्ट्रगल का, इन तीनों के बीच में जो विवाद हो रहा था, जो वॉर हो रहे थे, उसका रीज़न ये था कि ये जो चाहते थे कि जो कन्नौज है वो एक ऐसी सिटी थी जहाँ पर भरपूर वेल्थ थी और रिसोर्सेज भी थे। रिसोर्सेज यानी कि वाटर को लेकर के, वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी लैंड थी और बहुत अच्छे से सारे रिसोर्सेज थे और यहाँ पर वेल्थ भी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए ये चाहते थे कन्नौज पर कंट्रोल करना और इनके बीच में ट्रिपार्टिकल स्ट्रगल हुआ। दिस स्ट्रगल बिटवीन द 3 डायनेस्टीज इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द ट्रिपार्टी स्ट्रगल, और इसीलिए इनको 3 जनों के बीच में हुआ, ये है ट्रिपार्टी। तो ट्रिपार्टी स्ट्रगल कहा गया है इस स्ट्रगल को, स्ट्रगल बिटवीन 3 डायनेस्टीज। ये जो 3 डायनेस्टीज के बीच में जो स्ट्रगल हुआ है, इस स्ट्रगल को सही तरीके से क्या डिस्क्राइब नाम दिया, ट्रिपार्टिक स्ट्रगल। बट आयरोनिकली नॉन ऑफ द 3 डायनेस्टी कुड गेट होल्ड ऑन कन्नौज फॉर लॉन्ग टाइम, और लेकिन लंबे टाइम तक तीनों पार्टी में स्ट्रगल तो हुआ, लेकिन सही मायने में लंबे टाइम तक कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं, 1 बाय 1 सबका नंबर तो आया, लेकिन लॉन्ग पीरियड तक कोई भी कन्नौज पर अपना कंट्रोल नहीं रख सका, ये कन्नौज को अपने अंडर में नहीं रख सका। द इन फाइटिंग वीकेंड ऑल 3, इन फाइटिंग यानी कि एक दूसरे से लड़ते लड़ते ये तीनों ही बहुत कमज़ोर हो चुके थे। कभी गुज्जारा प्रतिहारा का कंट्रोल हुआ, कभी पालास का कन्नौज पर कंट्रोल हुआ, कभी प्रति राष्ट्रकूटास का कंट्रोल हुआ, लेकिन अगर राष्ट्रकूटास का कंट्रोल हुआ तो पालास और गुज्जारा प्रतिहारा उस पर अटैक कर रहे हैं, पालास का हुआ तो ये दोनों अटैक कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन फाइटिंग यानी कि एक दूसरे से लड़ते लड़ते ये क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे तीनों विद इन 100 ईयर्स, 100 साल के अंदर अंदर ही। द पावर ऑफ द 3 डायनेस्टी डिक्लाइन, और तीनों पावर ही डिक्लाइन हो चुकी थी, यानी कि वो डाउन हो चुकी थी। द राष्ट्रकूटास वर ओवरथ्रोन बाय द लेटर चालुक्यास, राष्ट्रकूटास का जब कंट्रोल रहा कन्नौज पर तो इसको चालुक्यास ने ओवरथ्रोन कर दिया, यानी कि कन्नौज से बाहर निकाल दिया। द पालास वॉज अंडर थ्रेट फ्रॉम द चोलास, और पालास जो थ्रेट थे वो पालास पर किसका थ्रेट था, चोलास का, यानी कि पालास को जो डर था वो किसका था, चोला का था। एंड वर लेटर ओवरथ्रोन बाय द सेना डायनेस्टी, द प्रतिहारा डायनेस्टी डिक्लाइंड एंड द एम्पायर ब्रोकन अप कम्प्लीटली इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम, और जो प्रतिहारा डायनेस्टी थी लास्ट में गुज्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी, तो यानी कि राष्ट्रकूटास को तो किसने ओवरथ्रोन किया, चालुक्यास ने, और पालास को किसने ओवरथ्रोन किया, चोलास को। तो इन दोनों डायनेस्टी को तो किसने डिक्लाइन कर दिया, इसको राष्ट्रकूटास को किया चोलास ने, पालास को किया चालुक्यास ने किया राष्ट्रकूटास को, और पालास को किया चोलास ने, यानी कि ये तो डिक्लाइन हो चुकी थी। अब ये बच्ची प्रतिहारा, अब ये गुज्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी को डिक्लाइन किया कंप्लीट, और ये खुद ही डायनेस्टी धीरे धीरे छोटे छोटे किंगडम में क्या हो चुकी थी, ब्रेक हो चुकी थी, टूट चुकी थी। तो ट्रिपार्टिक स्ट्रगल किसके बीच में हुआ था, गुज्जारा प्रतिहारा पालास डायनेस्टी। क्यों हुआ था, टू गेट कंट्रोल ओवर द कन्नौज, बिकॉज कन्नौज वॉज द सिटी ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, क्योंकि ये जो सिटी थी बहुत ही प्रॉस्परस थी, वेल्थ और रिसोर्सेज की सिटी थी। लेकिन नन ऑफ दीज डायनेस्टीज गेट लॉन्ग पीरियड कंट्रोल ओवर कन्नौज, लेकिन इन तीनों में से ही किसी का कन्नौज पर लंबे पीरियड तक क्या नहीं रहा, कंट्रोल नहीं रहा। एंड विथ इन 100 ईयर्स ऑल द 3 डायनेस्टीज बिकेम डिक्लाइन, ये तीनों डायनेस्टीज क्या हो गई, डिक्लाइन हो चुकी थी। पालास को डिक्लाइन किया किसने, इसको डिक्लाइन किया चोलास ने, और इसको डिक्लाइन किया चालुक्यास ने। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रकूटास को ओवरथ्रोन चालुक्यास ने, इसको, और ये खुद ही छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो चुका था। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव ट्रेंड, इसको हम डिस्कस करेंगे कल। और आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने कि लैंड रिसोर्सेस मेन था, और जो लैंड जो गिफ्ट के तौर पर राजा किसको देता था, सामंत्स को, और जो लैंड रिसीवर था वो क्या कहलाता था, भागापतीस कहलाते थे। इसके बाद में हमने पढ़ा ट्रिपार्टिक स्ट्रगल किसके बीच में हुआ था, 3 डायनेस्टी की वजह, द राष्ट्रकूटास, द पालास, द गुज्जारा प्रतिहारास। ये चीज़ याद रखनी है आपको, क्यों हुआ था, टू गेट कंट्रोल ऑन कन्नौज। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।